अगर तुमने ईयर 3 वॉल्यूम 2 पढ़ा है तो तुमने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा या फिर फील किया होगा। कुछ डेवलपमेंट्स इतने अजीब और सडन थे कि एक पल के लिए तुम्हें भी लगा होगा ये सब इतना जल्दी क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है। इस वॉल्यूम में ऐसे मोमेंट्स हैं जहां स्टोरी एकदम अनप्रेडिक्टेबल लगती है, जैसे कि नुवासा सेंसेई ने हमें एक काम सरफेस दिखाया हो लेकिन उसके नीचे कुछ और ही चल रहा हो और वहीं पे कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। क्या ये सब बस नॉर्मल प्रोग्रेस था या फिर एक साइलेंट प्लान जिसका हमें अभी सिर्फ एक ग्लिम्स दिखाया गया है। अगर तुम्हें भी इस वॉल्यूम में कुछ अजीब या कंफ्यूजिंग लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें कौन से मोमेंट सबसे ज़्यादा वियर्ड या शॉकिंग लगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं मिस्ट्रीज की जो अभी हर जगह हॉट टॉपिक्स बनी हुई है, और साथ ही कुछ ऐसे एजम्पशंस भी करेंगे जो शायद रिवील करे कि इन सडन डेवलपमेंट्स के पीछे असली वजह क्या हो सकती है। तो चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं उस कैरेक्टर से जिसके बारे में अभी तक हमें बस छोटी सी ग्लिम्स मिली है, लेकिन इसी ग्लिम्स ने क्लासरूम ऑफ द एलाइट के फैंस के बीच तूफान खड़ा कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ उस मिस्टीरियस फर्स्ट ईयर फीमेल स्टूडेंट की जिसने अपने पहले ही अपीयरेंस से एक अलग क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी है। सबसे पहला सीन जो हमें याद आता है वो है जिम का, जहाँ स्टूडेंट ने बिना किसी हेजिटेशन के ट्रेडमिल पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करके सबको शॉक कर दिया। ये सिर्फ जिम के स्टूडेंट्स को ही हैरान करने वाली बात नहीं थी, बल्कि एनोकोजी का रिएक्शन इसे और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना देता है, क्योंकि जब एनोकोजी खुद कह दे कि ऐसा फिट वाइट रूम के भी हर एक बच्चे नहीं कर सकते तो समझ जाओ पिक्चर में कुछ तो बहुत बड़ा है। अब नेचुरली सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये लड़की आखिर है कौन और इसके इंटेंशंस क्या है। सबसे पहले पॉसिबिलिटी जो फैंस डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये एक और वाइट रूम प्रोडक्ट हो सकती है, मतलब एनकोजी जैसा एक और एक्सपेरिमेंट का नतीजा। अगर ऐसा है तो फिर ऑब्वियस सवाल यहाँ फिर वही है कि आखिर इसे एएनएचएस किसने भेजा। ऑप्शन 1, आत्सुमी एनकोजी। कहीं ये खुद आत्सुमी एनकोजी का प्लान तो नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा लॉजिकली सोचे तो इसका चांस कम लगता है, क्योंकि आत्सुमी खुद कोएंजी के फादर के साथ एक बेट में फंसा हुआ है। अगर उसने एक और वाइट रूम प्रोडक्ट भेज दिया और वो डायरेक्टली एनकोजी के खिलाफ चला गया तो ये उसके खुद के प्लान के अगेंस्ट होगा, मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा। ऑप्शन 2, शुकिशिरो। ये ऑप्शन सारा रीजनेबल लगता है। सुकिशिरो हमेशा से बैकग्राउंड में साइलेंटली ऑपरेट करता आया है और उसका काम ही है एनोकोजी को ऑब्जर्व करना, मैनिपुलेट करना और कंट्रोल में रखना। हो सकता है ये लड़की भी उसी मिशन का एक हिस्सा हो, एक ऑब्जर्वर या फिर एक ऐसा टूल जो एनोकोजी के आसपास के सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दे। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हो सकता है आत्सुमी को खुद भी ना पता हो कि सुकिशिरो ने ये एक्स्ट्रा कार्ड खेली है। ऑप्शन 3, किजिमास फैक्शन शिरोगाने कनेक्शन। एक और एंगल जो निकल कर आता है वो है किजिमा और उसके नेटवर्क का। वॉल्यूम 0 से ही हिंट्स दिए गए थे कि कुछ लोग वाइट रूम को रिप्लिकेट करने या उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने में इंटरेस्टेड है। शिराइशी और शिरोगाने के कनेक्शंस इस बात को और सपोर्ट करते हैं। अगर ये लड़की उन फैक्शंस का हिस्सा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसका मिशन प्योरली एनकोजी को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वाइट रूम का असली प्रोडक्ट अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कितना एफिशिएंट है। दूसरा शॉकिंग क्लू जो इस कैरेक्टर को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है वो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की बीटिंग इंसिडेंट। रूमर्स ये कह रहे हैं कि ये मिस्टीरियस लड़की ही रिस्पॉन्सिबल थी। विक्टिम्स के साइलेंस को अगर हम देखें तो ये बात क्लियर है कि जो भी कल्प्रिट था उसका इंटिमिडेशन लेवल बहुत हाई होगा। नॉर्मल स्टूडेंट्स किसी भी अटैक के बारे में तुरंत कंप्लेन कर देते हैं, पर यहाँ चुप रहना एक अलग ही सिग्नल देता है। अगर कल्प्रिट ये लड़की थी तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ फिजिकल कैपेबिलिटी ही नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस भी है, और ये दोनों ट्रेड्स वाइट रूम स्टूडेंट्स की कोर आइडेंटिटी होते हैं। इस सस्पिशियस ने इस लड़की को हुरिकिता और ननासे दोनों के रेडार पे डाल दिया है, मतलब अब उसकी हर एक मूव क्लोजली ऑब्जर्व की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, वो अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रही है। अब इसे समझने के लिए हमें ज़रा बिग पिक्चर देखना पड़ेगा जो और कॉम्प्लेक्सिटी से भरा हुआ है। एनएचएस में अभी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है वो सिर्फ आसुमी वर्सेस प्राइम मिनिस्टर किजिमा तक लिमिटेड नहीं है। धीरे धीरे मल्टीपल फैक्शंस, बिग नेम्स और सीक्रेट एलियंस इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। शिराइशी और नानासे का लिंक ने ये क्लियर कर दिया है कि कुछ कैरेक्टर्स के पीछे एक ही मेंटर है, मिस्टर शिरोगाने का हाथ है। मतलब कुछ स्टूडेंट स्कूल में सिर्फ अपने ग्रेड्स के लिए नहीं बल्कि बड़े पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए भी भेजे गए हैं। अगर मिस्टीरियस फर्स्ट ईयर लड़की का कनेक्शन भी इसी फैक्शन से है तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक पॉलिटिकल पॉन है जो एक बड़े मिशन का पार्ट है जिसमें एनोकोजी सिर्फ एक
टेस्ट सब्जेक्ट है। यहाँ एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, उटोमिया और मिस आकियामा का इनडायरेक्ट मेंशन। जो लोग जिम इंसिडेंट के बारे में अवेयर थे उनमें ये लोग भी शामिल थे। मतलब इस लड़की का नेटवर्क ऑलरेडी काफ़ी वाइड है और वो एक ही वक्त में मल्टीपल कैरेक्टर्स के साथ लिंक हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये लड़की आइनोकोजी की कहानी को कैसे अफेक्ट करेगी। अगर वो व्हाइट रूम प्रोडक्ट है तो वो एक डायरेक्ट राइवल होगी, मतलब एक ऐसा ओपोनेंट जो उसी ट्रेनिंग से गुजरा होगा जिससे आइनोकोजी गुजरा था। ये एक तरह का मिरर बैटल हो सकता है जहां हमें देखने मिलेगा कि व्हाइट रूम के दो डिफरेंट आउटकम्स एक दूसरे से कैसे टकराते हैं। अगर वो ऑब्जर्वर है तो वो इनडायरेक्टली आइनोकोजी की फ्रीडम खत्म करेगी, उसकी हर एक मूव रिपोर्ट होगी और उसके प्लान्स काम करना और भी रिस्की हो जाएगा। और अगर वो एक पॉलिटिकल पॉन है जो किसी और फैक्शन के लिए काम कर रही है तो इसका मतलब है कि आइनोकोजी एक ऐसे खेल में फंस गया है जहाँ स्टिक सिर्फ एक क्लास की जीत तक या हार तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ बात है जापान के फ्यूचर लीडर्स और उनके पीछे खड़ी पॉलिटिकल पावर्स की। तो ओवरऑल ये मिस्टीरियस फर्स्ट ईयर लड़की फिलहाल एक वाइल्ड कार्ड है। उसके इंट्रोडक्शन से हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि किनुगासा सेंसे ने अब स्टोरी को एक और बड़े स्केल पर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ये लड़की एक वाइट रूम प्रोडक्ट हो सकती है, या फिर ये एक ऑब्जर्वर या पॉलिटिकल पॉन भी हो सकती है, या फिर ये एक इंटायरली नए फैक्शन की रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है। जो भी हो, इसके कैरेक्टर से एक बात गारंटेड है, आइनोकोजी का सफ़र अब और भी कॉम्प्लेक्स, रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा। और ऑनेस्टली इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से क्लासरूम ऑफ डाइलाइट इतना एंगेजिंग लगता है। हर एक नए कैरेक्टर के साथ पजल और भी बड़ी होती जा रही है और हम फैंस बस इतना कह सकते हैं, द बेस्ट इज येट टू कम। अब बात करते हैं दूसरे हॉट टॉपिक की जो रीडर्स बार बार पूछ रहे हैं, आखिर हाशिमोटो ने आइनोकोजी को स्पेसिफिकली ह्यूरी से दूर रहने की वार्निंग क्यों दी। ये एक सिंपल सी लाइन थी लेकिन उसने पूरे फैंडम को कंफ्यूज और एक्साइट दोनों कर दिया, क्योंकि हाशिमोटो कोई रैंडम ऑब्जर्वर नहीं है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश करता है, सेफ जोन बनाता है और हर इंसान की वीकनेस को समझकर उसे अपने फायदे के लिए यूज़ करना चाहता है। और अगर ऐसा बंदा ओपनली आइनोकोजी को एक लड़की से दूर रहने को बोलता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ सीरियस रीज़न होगा। सबसे पहला डाउट नेचुरली ये आता है कि ह्यूरी र्यूएन की क्लास से बिलोंग करती है। अगर आइनोकोजी और ह्यूरी के बीच कुछ बॉन्ड बनता है तो र्यूएन इससे अपना फ़ायदे के लिए मैनिपुलेट कर सकता है। हाशिमोटो को ऑब्वियसली इस रिस्क का आइडिया था, लेकिन अगर सिर्फ क्लास वॉर का एंगल होता तो ये बात इचिनोजे पर भी अप्लाई होती। फिर हाशिमोटो ने स्पेसिफिकली सिर्फ ह्यूरी का नाम क्यों लिया? यहीं से एक डीपर लेयर ओपन हो जाती है। हाशिमोटो पहले भी एक बार कैजुअली बोल चुका था कि आइनोकोजी और ह्यूरी कपल के रूप में केस से ज़्यादा नेचुरल लगते हैं। उस टाइम सब ने इसे कैजुअल रिमार्क समझा, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो उसने ऑब्जर्व किया था कि आइनोकोजी के इमोशंस अलग होते हैं जब वो ह्यूरी के साथ होता है। एक थोड़ा सॉफ्टनेस, एक नेचुरल ईज जो उसके और किसी भी लड़की के बीच नहीं दिखाई दिया। हाशिमोटो जो पहले से आइनोकोजी को स्पाई कर रहा था इजीली समझ गया कि ह्यूरी ही वो एक लड़की है जो आइनोकोजी के अंदर सच वाले फीलिंग्स जगा सकती है, और यही उसका असली डर है। आइनोकोजी एक ऐसा इंसान है जो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी और रैशनैलिटी से ऑपरेट करता है। उसने के को भी एक कैलकुलेटेड रीज़न के लिए ही चूज़ किया था, ना कि इमोशंस के लिए। लेकिन अगर आइनोकोजी फर्स्ट टाइम जेन्युइन इमोशंस में आ गया तो वो अपने ओरिजिनल गोल से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, और यही हाशिमोटो का सबसे बड़ा डर है कि आइनोकोजी प्यार के चक्कर में वीक ना पड़ जाए। सोचो अगर इचिनोजे जैसे टैक्टिकल प्लेयर भी लव के चक्कर में अपने डायरेक्शंस लूज कर देती है। जैसे तुम्हें याद ही होगा सेकेंड ईयर के आइलैंड एग्जाम में उसने अपनी जान की परवाह किए बिना ही आइनोकोजी को ये बताने चली गई कि वो खतरे में है। उसी तरीक़ा से आइनोकोजी भी एक इंसान है, और अगर उसने क्लास ए का टारगेट छोड़ दिया और अपनी प्रायोरिटी ह्यूरी बना ली तो हाशिमोटो के सपने, उसकी स्ट्रैटेजी सब खत्म हो जाएगा। और शायद इसी डिस्प्रेशन की वजह से उसने आइनोकोजी को वार्निंग दी है कि ह्यूरी से तुम दूर रहो। पर एक और डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी यहाँ ये भी है कि क्लासरूम ऑफ डाइलाइट के हिस्ट्री में हमेशा वो कैरेक्टर्स जो इनोसेंट और हार्मलेस लगे वही सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आए हैं। एग्जाम्पल कुशिदा, स्टार्टिंग में इनिशियली पॉजिटिव लगी, बाद में डेंजरस निकली। अगर किनुगासा सेंसे ने ह्यूरी के केस में भी वही रूप यूज़ कर रहे हैं तो इमेजिन करो एक बुकिश स्वीट लड़की जो एक्चुअली एक साइलेंट प्रेडेटर निकले। अगर ऐसा हुआ तो हाशिमोटो का वार्निंग एक फोरशैडोइंग बन जाएगा जो सबको
याद रहेगा। और सबसे ज़्यादा क्रीपी बात यह है कि हाशिमोटो ने अपना रीज़न क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब शायद उसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया हो जो रीडर्स ने इग्नोर कर दिया। एक छोटी सी हैबिट, एक सस्पिशियस रिएक्शन, एक अनसीन कनेक्शन, कुछ भी हो सकता है जो अभी रिवील नहीं हुआ है। उसका साइलेंस खुद ही एक बड़ा हिंट है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ह्यूरी का कैरेक्टर अभी एक सस्पेंस जोन में है। वो या तो एक लॉयल सपोर्टर बनेगी जो एनोकोजी को इमोशनली ह्यूमन बनाएगी, या फिर एक साइलेंट बिट्रेयर जो उसके पूरे प्लान को कोलैप्स कर दे। दोनों केसेस में उसका रोल बैकग्राउंड से फ्रंट सीट पे ज़रूर शिफ्ट होगा। सो फाइनली हाशिमोटो की वार्निंग एक साइकोलॉजिकल एंगल भी हो सकती है और एक फोरशैडोइंग भी। लेकिन एक बात पक्की है, ह्यूरी और एनोकोजी के बीच का इक्वेशन फ्यूचर वॉल्यूम्स में एक गेम चेंजर बनने वाला है। लेकिन मैं पहले ही एक बार क्लियर कर दूं, ये मेरा एजम्पशन है, एक थ्योरी है, हो सकता है मैं गलत हूँ। लेकिन अगर किनुगासा सेंसे ने ऐसा ट्विस्ट प्लान किया है तो बिलीव मी, ये क्लासरूम ऑफ द एलाइट का सबसे बड़ा शॉक होगा। क्लासरूम ऑफ द एलाइट के ईयर 3 ने एक चीज साबित कर दी है, कोई भी कैरेक्टर रैंडमली इंट्रोड्यूस नहीं होता, हर एक का एक कैलकुलेटेड रोल होता है। और इसी लिस्ट में सबसे मिस्टीरियस नाम है शिराइशी आसुका। पहले तो लोगों को लगा शिराइशी सिर्फ एक और बैकग्राउंड ब्यूटी है जो बस इलस्ट्रेशंस के लिए है, लेकिन जैसे जैसे नए वॉल्यूम्स अनफोल्ड हुए हैं अब तक उसकी प्रेजेंस इतनी इम्पैक्टफुल हो गई कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया है। और यही पॉइंट हमें उसके असली रोल की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा क्लू ये है कि शिराइशी और नानासे दोनों को एक ही इंसान ने रेस किया, मिस्टर शिरोगाने। मतलब दोनों कैरेक्टर्स एक ही फाउंडेशन से निकले हैं, बस अलग पाथ्स फॉलो कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। किनुगासा सेंसे के पैटर्न के हिसाब से जो कैरेक्टर्स एक ही सोर्स से लिंक्ड होते हैं उनका एक लॉन्ग टर्म पे ऑफ होता है। और ये भी रिवील हुआ है कि शिराइशी एनएचएस स्पेसिफिकली इसलिए भेजी गई थी एनोकोजी को ताकि वो ऑब्जर्व कर सके अंडर शिकुशिरोज ऑर्डर में भी। मतलब वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर है जो सिर्फ साइड कैरेक्टर बनने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि एक मिशन के साथ आई है। अब असली मजे की बात यहाँ ये है कि शिराइशी के इनडायरेक्ट कनेक्शंस। सबसे पहले नानासे सुबासा। सरफेस पे लगता है कि उसकी और शिराइशी की पहली मुलाकात ये नहीं है, लेकिन शिराइशी क्लियरली उसको जानती है। मतलब दोनों के बीच एक लेयर्ड हिस्ट्री है जो अभी रिवील नहीं हुई है ठीक तरीके से। दूसरा आता है उटोमिया रिकू। देखो ये मैं पहले क्लियर कर लूँ, याद है नानासे जब उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता है कि जिम में आइनोकोजी अभी है, तो शिराइशी बोलती है कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ पे किससे इन्फॉर्मेशन मिली वो क्लियरली उसने नहीं बताया, लेकिन अगर गौर किया जाए जिम में उस वक्त उटोमिया और मिस आकियामा थी, तो अगर हम ऐसा जम करें कि उटोमिया ही है जो शिराइशी को सब इन्फो दे रहा है तो ये लॉजिकल हो सकता है। यहाँ डॉट्स और क्लियर होते हैं क्योंकि उटोमिया डायरेक्टली नए स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस कर भी रहा है और उन स्टूडेंट्स की फिजिकल कैपेबिलिटीज व्हाइट रूम के कैंडिडेट्स के बराबर है। अगर उटोमिया के अंदर कोई लड़की आई है जो होरिकिता और नानासे का अटेंशन अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या वो इनडायरेक्टली शिराइशी के फैक्शन का पार्ट हो सकती है? अगर मिस्टर शिरोगाने ने ही इन स्टूडेंट्स को मेंटर किए हैं तो उटोमिया और शिराइशी एक ही पजल के दो पीसेस हो सकते हैं। तीसरा मिस्ट्री गर्ल। उसका सडन एंट्रेंस और उसका एबनॉर्मल कैपेबिलिटीज पहले से ही सस्पिशियस है, लेकिन जब हम शिराइशी और उटोमिया के नेटवर्क को साथ देखते हैं तो एक नया पैटर्न बनता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मिस्ट्री गर्ल भी इसी हिडन फैक्शन का हिस्सा है? अगर हाँ, तो शिराइशी इनडायरेक्टली उस फैक्शन का पीस बन सकती है जो एनोकोजी को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। और शिराइशी का रोल सिर्फ एक ऑब्जर्वर तक का नहीं है यहाँ। अगर शुकिशिरो और आत्सुमी के ऑर्डर्स डायरेक्टली लिंक्ड है यहाँ, तो इसका मतलब है कि शिराइशी एक पॉलिटिकल चेन का हिस्सा भी हो सकती है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ क्लास ए तक नहीं बल्कि नेशनल लेवल फैक्शंस तक फैली हुई है और इस सिनेरियो में शिराइशी एक ब्रिज बन जाती है, एक ऐसी पेयर जो स्कूल के अंदर रहकर आउटसाइड फोर्सेस को भी इंफॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस ट्रांसफर कर रही है। आज शिराइशी एक काम और कंट्रोल कैरेक्टर लगती है, लेकिन जितने डॉट्स उसके अराउंड बिल्ड हो रहे हैं वो क्लियरली एक साइलेंट स्टॉर्म है। इमेजिन करो, एनोकोजी को एक तरफ व्हाइट रूम से शैडोज से डील करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से। अगर शिराइशी उस फैक्शन की रिप्रेजेंटेटिव निकली तो वो एनोकोजी के लिए एक और डायरेक्ट थ्रेट बन जाएगी, एक ऐसा थ्रेट जो दोस्ती के मास्क के पीछे छिपा हुआ है। और सबसे ज़्यादा डेंजरस बात ये है कि जब नानासे और शिराइशी ऑफिशियली एक ही पेज पर आ जाएंगे तो एनोकोजी के लिए उनके इंटेंशंस समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। शिराइशी एक रैंडम प्रिटी फेस नहीं है, वो एक
लिंचपिन कैरेक्टर है जो उटोमिया मिस्ट्री गर्ल और नानासाके नेटवर्क को कनेक्ट करती है। उसके बैक स्टोरी से लेकर उसके मिशन तक सब एक बड़े ट्विस्ट की तरफ हिंट दे रहे हैं, और अगर किनुगासा सेंसेई इस बिल्डअप को फुलफिल करते हैं तो समझ लो शिराइशी का रोल स्टोरी का सबसे शॉकिंग पे ऑफ में से एक होगा। लेकिन एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद है जब शिराइशी बोल रही थी कि वो लोग सेफ है क्योंकि एनोकोजी अभी जिम में है, लेकिन भूल गए वो लोग किससे डील कर रहे हैं, व्हाइट रूम के मास्टरपीस से। उन्हें यामामोटो के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और कुछ चैप्टर्स पहले ही एनोकोजी ने खुद यामामोटो को स्पेसिफिकली शिराइशी के पीछे लगाया था। मतलब अब वो लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत हाई चांसेस है कि यामामोटो ऑलरेडी इस लड़की और उसके ग्रुप की एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर रही हो। सोचो अगर यामामोटो ने उनका पिक्चर्स ले लिया या उनकी मीटिंग ओवरहेयर कर ली तो वो इन्फॉर्मेशन जब एनोकोजी के पास जाएगी तब उसका और इस मिस्टीरियस लड़की का डायनेमिक बिल्कुल बदल जाएगा, और तब एक साइकोलॉजिकल कैट एंड माउस गेम शुरू होगा जो क्लासरूम ऑफ इलाइट का सबसे बड़ा शार्म है। तो ये थे कुछ हॉट टॉपिक्स जो अभी फैंस के बीच सबसे ज़्यादा चर्चे में चल रही है। शिराइशी का मिस्टीरियस रोल, उसके कनेक्शंस इतने सारे लोगों से, हाशिमोटो की वार्निंग और हियोरी की डार्क अंडरटोन्स, सब मिला के लगता है कि किनुगासा सेंसेई एक ऐसी डायरेक्शन सेट कर रहे हैं जहां एक छोटी सी डिटेल भी कल के बड़े धमाके बन सकती है। और याद रखो ये सब कुछ एक स्पेकुलेशंस है, एक एजम्पशन है जो फैक्ट्स को जोड़कर हमने अपने तरफ से एनालाइज किया है। सच क्या होगा वो सिर्फ किनुगासा सेंसेई जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई सोचो कितना बड़ा ट्विस्ट निकल कर आएगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है, हाशिमोटो की वार्निंग सिर्फ एक डाउट थी या फिर हियोरी के पीछे सच में कोई डार्क प्लान छिपा हुआ है? कमेंट्स में अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना मुझे। एंड हाँ, आज की वीडियो को यहीं रैप करते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।